ठीक है ना। ये पार्ट सेकंड है कमर्शियल मैथमेटिक्स का, चैप्टर 8। सर कल आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी ना वो 6th क्लास के नाम से भेजी थी। हाँ वो नाम मैंने यस सर। नहीं, वो रिकॉर्डिंग 7th क्लास की ही थी, लेकिन उसमें नेमिंग करते टाइम मैंने 6th क्लास लिख दिया था गलती से, तो वो मैंने रेक्टिफाई कर दिया था बाद में। तो अब अगर आप जाओगे चैनल पे तो 7th क्लास के नाम से मिलेगी, मतलब 7th क्लास की लिस्ट में ही मिलेगी आपको वो क्लास, है ना। ओके। तो चलो रिकैप एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया था और करना है यहाँ पे? नो सर। हो गए सारे? सर सारे समझ में आ गए। सारे क्वेश्चन हो गए, सभी से हो गए? यस सर। अरे सही है। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा अगर हो गए हैं तो फिर ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। चलो 7 और 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है वैसे, वो बाकी क्वेश्चन तो कर लिए होंगे आप लोगों ने। 7th क्वेश्चन देखो एक बार। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हो? सर इसका आंसर आएगा एरिया आएगा 4:9 और पेरीमीटर 2:3। यस सर। ठीक है, चलो चेक करते हैं। दो स्क्वायर है, उसकी एक स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ बड़े वाले की 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज एंड पेरीमीटर्स। तो एक तो एरियाज का रेशियो निकालना है। तो मान लो कि इसका एरिया निकलेगा A1 और इसका निकलेगा A2। एरिया कितना निकलेगा? 4 इंटू 4 सर एरिया साइड इनटू साइड 16, और हाँ बिल्कुल साइड इंटू साइड, और ये 36 निकलेगा। सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, और ऑब्वियसली बात है कैंसिल होना पड़ेगा उसको, क्यों? क्योंकि रेशियो के पास कोई यूनिट होती नहीं है। अब कितना हो जाएगा 16/36? जल्दी बोलो। 4 की टेबल से कट रहा है। 4 की टेबल से कट रहा है, बिल्कुल 4/9 आंसर आएगा। और उसका आंसर आ जाएगा 4:9। एरिया, एरिया के रेशियोज का। और ऐसे ही पेरीमीटर का निकालोगे अगर आप, तो P1/P2, ये 4 मल्टीप्लाई 4 फिर से 16 देगा, और 4 मल्टीप्लाई 6 देगा। इस बार बोलो कितना? 24। यूनिट इस बार सेंटीमीटर ही होगी, स्क्वायर नहीं होगी, लेकिन कटेगा इस बार भी। तो इस बार दे देगा आपको फिर से 4 की टेबल से, 4/6 नहीं 2/3, 8 की टेबल से कट हो रहा है ये। यस सर। ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो गई? नो सर। ठीक है, एट क्वेश्चन। तो आज अगर हम टाइमली अगर डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस, तो फिर हमें परसेंटेज और देन फॉलोड बाय परसेंटेज, उसके बाद हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन चैप्टर खत्म होगा नहीं, फिर सिंपल इंटरेस्ट का फिर एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। ठीक है ना। तो चैप्टर तो लेंदी है ही, लेकिन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यस ध्यान सर। रखिए। चलो 8th क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा 1:5। यस सर 1:5। Rajat saves ₹50 from his total pocket money of ₹250. Find the ratio of his savings to his total pocket money. तो सेविंग कितनी है उसकी? 50। और टोटल मनी कितना है? 250। 250। अच्छा, तो फिर उसने बोला कि रेशियो निकालना है सेविंग्स अपॉन, ध्यान रहे उसने ये नहीं बोला कि टोटल मनी का सेविंग से रेशियो निकालो, उसने बोला सेविंग का टोटल मनी से निकालो। तो जो पहले बोला है वो ऊपर आएगा। 50/250। 50/250। तो ये तो आसान क्वेश्चन थे, शायद मुझे नहीं करवाने चाहिए थे। रुपये से रुपये गया, उड़ गया। 50/250, 0 से 0 गया, 5 से 25 गया, 1/5। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसे? 1:5। 1:5। ठीक है, ठीक है। यस सर। चले आगे या कोई कॉपी कर रहा है? आगे चलो। आगे चलें। यस सर। प्रोपोर्शन में, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, स्क्वायर रूट की बात करनी पड़ेगी। स्क्वायर रूट कितने बच्चों को आगे समझ में? मैंने लिंक शेयर किया था आप लोगों को। सर मुझे आ गया। सर मुझे नहीं आया। किसे नहीं आया? स्क्वायर्स तो निकाल लोगे, स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलो एक बार बात कर लेते हैं। स्क्वायर तो आता है। सर हमें नहीं आया। जैसे स्क्वायर्स होते हैं तो स्क्वायर्स के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर रूट होता है। अरे कॉपी में लिखना है क्या? हाँ, ये लिख लीजिए।
और ऐसे अगले पेज पे पढ़ेंगे फिर क्यूब्स और क्यूब रूट्स। तो ये एक्सपोनेंट्स चैप्टर में, चैप्टर 5 में आप लोगों ने स्क्वायर्स तो निकाल लिए थे, है ना। जैसे कि हमें पता है कि a की पावर m होता है, तो यहाँ पे m इक्वल टू 2 होता है, तो उसे स्क्वायर्स बोलते हैं। जब पावर 2 होती है तो उसे स्क्वायर बोलते हैं किसी भी नंबर का, है ना। वो a स्क्वायर हो सकता है, तो a स्क्वायर का मतलब स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर हो सकता है तो वो 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर अगर होगा तो 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर होगा तो अगर 16 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो पावर है, इस पावर को स्क्वायर बोलते हैं, वैसे ही स्क्वायर रूट बोलेंगे इसे। यहाँ पे 2 लिखा होगा, ये आप लोगों ने पहली बार देखा है शायद। आप लोग ड्रॉ करोगे इसे ऐसे, नीचे गए और फिर ऐसे छोड़ देना, ये 2 लिख देना यहाँ पे, मतलब ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये सिंपल रूट होता है, और 2 लिख दिया मतलब स्क्वायर रूट है। 2 की जगह अगर 3 लिख दोगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, इसे रेडिकल भी बोलते हैं, अंदर वाले नंबर को रेडिकेंड भी बोलते हैं। वो चलो स्पेशल टॉपिक, किसी दिन पूरा टॉपिक ही समझेंगे डिटेल में। अभी इतना पढ़ रहे हैं कि हमारा काम चल जाए स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे काम आएगा आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालने में। ठीक है, अंदर जो भी नंबर पड़ा होगा, मान लो जो भी नंबर पड़ा है, हम क्या करेंगे, उसको या तो सबसे बेस्ट है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो किसी भी नंबर का, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी यहाँ से नंबर लिखना। और अगर नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना चाहो तो याद करो या फिर फाइंड करो, ढूंढो कि y जो है किसका स्क्वायर है, फिर स्क्वायर से ये क्यूब रूट काट देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अंदर 4 लिखा हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट काट दो तो ये 2 बन जाएगा, जो अंदर नंबर लिखा है वो आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि बाहर तो क्यूब रूट लिखा हुआ है और अंदर 2 स्क्वायर है, तो 2 से क्यूब रूट नहीं काट पाओगे, रूट से वो पावर तभी काट पाओगे। ध्यान रहे, रूट किसको बोलते हैं, इसे रूट बोलते हैं सिर्फ, और ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, पूरा रूट ना, इसे स्क्वायर बोलेंगे 2 को और फिर वो रूट हो जाएगा। तो रूट से पावर तभी कटेगी, अंदर जो नंबर प्रेजेंट है स्क्वायर रूट में वो तभी कटेगी जब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ अगर m लिखा हुआ है तो अंदर किसी नंबर पे m पावर होगी तभी कट पाएगा, मतलब यहाँ m और यहाँ m होना जरूरी है, चेंज होगा तो काम नहीं चलेगा। ये ध्यान रहे बस, अगर ये ध्यान रहता है आपको तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे अदर एग्जांपल, मान लो कि 16 है और क्यूब रूट लगा रखा है। अगर तो आपको दिख गया कि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो आप क्या करोगे, इसे कट कर दोगे, स्क्वायर से गया पावर से, ये क्यूब रूट कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। 121 का बताओ, अगर सोच सकते हो इतना तो 121 के स्क्वायर रूट से क्या बाहर आएगा, 11 एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो चिंता मत करो, अभी 7th क्लास में आप लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ ही है ये टॉपिक, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ आसान से क्वेश्चन ही मिलेंगे जिसके स्क्वायर रूट आप लोग निकाल पाओ आसानी से, है ना। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो चलो एक बार एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करते हैं। 8.1 में आप लोगों की तरफ से कोई डाउट है क्या, जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं मैं वो करवा रहा हूँ। नो सर। और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है क्या, प्रोपोर्शन में कैसे चेक करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एग्जैक्टली सही बोल रही हो बच्ची। 4/10 एंड 2/5, तो 4/10 यहाँ पर है एंड 2/5 उसने पूछा है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भाई a/b लिखा होता है और c/d लिखा होता है ना, तो हमें क्या पता होता है कि अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं मतलब प्रोपोर्शन में है। भाई रेशियोज इक्वल होते हैं तभी तो जो टर्म्स है रेशियोज के अंदर वो प्रोपोर्शन में होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, d को उधर फेंकते हैं और c को इधर फेंकते हैं, सॉरी b को इधर फेंकते हैं,
तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है अगर ये इक्वल है तो। अगर ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो प्रोपोर्शन में है, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो नहीं है। तो यहाँ का न्यूमरेटर, वहाँ का डिनोमिनेटर, वहाँ का न्यूमरेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर, इस तरीके से चेक करते हैं। तो 4 × 5 चेक करोगे, वो आपको वैल्यू कितनी देता है? 20। 2 × 10 चेक करोगे, वो भी वैल्यू 20 देता है। क्या ये दोनों इक्वल आ गए? यस सर। तो दैट मीन्स कि यस दे आर इन प्रोपोर्शन। इस तरीके से चेक करना है। प्रोपोर्शन में ऐसे ही मान लो बी वाला क्वेश्चन पूछा है तो 3 × 81 करोगे, 21 × 11 करोगे तो शायद से नहीं आएगा। आएगा या नहीं आएगा? पहले को प्राइम करके फिर भी कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं, को प्राइम में कन्वर्ट नहीं करोगे तब भी आंसर तब भी सही बताएगा आपको। सर बी और डी नहीं है, ए और सी है। अच्छा, बी और डी नहीं है, ए और सी है, ठीक है। आप लोगों ने चेक कर लिया। 6 बच्चे हैं यहाँ पे, सबने कर लिया या सबको अभी समझ में आ रहा है? सर आ गया समझ में ही। सर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार। सर इसका ए का आंसर आ रहा है 15। यस सर, 15 इक्वल्स टू। अच्छा ठीक है। Find the values of x for which the following ratios are in proportion। मतलब क्वेश्चन दे रखा है 3:4 proportion x is to 20। तो ये प्रोपोर्शन होना चाहिए, इसका मतलब 3/4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? x/20 होना चाहिए। यहाँ से निकालेंगे वैल्यूज, 3 और 20 को फेंक देंगे साथ में, और 4 × x को कर देंगे साथ में। तो ये देगा आपको 60/4 इज इक्वल टू, बोलो कितना? x 15 दे रहा है। तुमने 15 बोला था, 50 बोला था? 15। ठीक है। बाकी किसी पार्ट में कोई डाउट? की वैल्यू सर एक बार क्वेश्चन 2 का 3 सी वाला करा दो ना। सी वाला करवा दें, ठीक है। सेकंड वाले में तो 72। अच्छा, सेकंड का सी पूछा है आपने। तो सेकंड के सी में तो आंसर है 66 होगा सर सी का। 66 होगा सही आंसर। 7/21 इज इक्वल टू 22/x। फर्दर ऑन x को ऊपर फेंक दो 7x इक्वल टू और 21 × 21 कर दो। यस 7 नहीं, x को रहने दो यहीं, और 22 × 21/7 कर दो। 7 और 21 गया 3 टाइम्स, और 1 टाइम्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 का 6। सर ठीक है ना? सर इसके डी का 45। सर डी का 45। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 8 and 12। थर्ड क्वेश्चन हुआ किसी से? यस सर। अच्छा, ये मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं ये तो पता है ना? यस सर। यस सर सर। इसका आंसर आएगा 18। पहले क्लियर तो कर लो कि पता है नहीं पता। चलो देखो एक बार। कह रहा है कि 8 नहीं, ए बी सी। थर्ड प्रोपोर्शन लिखना हो तो लिख लो, या अगर पहले से लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a, b, c अगर आर इन प्रोपोर्शन, f, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं फिर? a is to b प्रोपोर्शन b को, मतलब b को बीच वाले को डबल कर देंगे, 2 बार कर देंगे, ये मतलब होता है इसका। और फिर इसे क्या लिख सकते हैं? a/b इज इक्वल टू b/c। और इसे क्या लिख सकते हैं? ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब याद रहे स्क्वायर रूट इसीलिए काम आएगा क्योंकि अगर b की वैल्यू निकालनी होगी तो वो ac को रूट में फेंक देगा और 2 यहाँ आ जाएगा। काम की बात, ठीक है? यस सर। अरे भाई ठीक है क्या? ठीक है। अब ध्यान रहे सीक्वेंस, जैसे 4 नंबर में सीक्वेंस का ध्यान रखते थे, यहाँ भी सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो b हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन। अगर b बीच में है, बीच वाले नंबर को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। और ऐसे ही c को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड नंबर पे है ना ये। अब ये मत पूछना कि a को क्या बोलेंगे, बस ये 2 ही टर्म दे रखी है।
तो चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा उसने 8 एंड 12, तो इसका मतलब 8, 12, C हमें मानना पड़ेगा, है ना। अगर उसने मीन प्रोपोर्शन बोला होता, देखो चलो देख ही लेते हैं एक बार। उसने बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो थर्ड जो होता है वो C वाला होता है, ABC, तो 8, 12, Y निकालना पड़ेगा। अरे भाई ये निकालना है तभी तो यहाँ रखना पड़ेगा इसे। अगर उसने बोला होता कि मीन निकालो, तो हम क्या करते, 8 और 12 को यहाँ लेते हैं और Y को बीच में लेते हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। सर ऐसे लिखेंगे 8:12 प्रोपोर्शन 12:8। तो ये कितना हो जाएगा फिर, 8:12 प्रोपोर्शन 12:Y। फिर इसे सॉल्व करोगे तो ये 8/12 इज इक्वल टू 12/Y। समझ लेना इसे अच्छे से। Y को फेंक दिया उस तरफ, Y को ऊपर लाना पड़ेगा ना वैल्यू, तभी तो निकलेगी। 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल अपॉन 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 से कटिंग करोगे तो ये 2 देगा आपको, ये 3 देने वाला है। फर्दर ऑन कटिंग करोगे तो ये गया 6 टाइम, तो ये कितना बन गया, 18। सभी को। सर जो आपने सेकंड लाइन में जो फ्रैक्शन से सॉल्व किया उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 8x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 8x इज इक्वल टू 12, बिल्कुल। वो वेरिएबल को तो y मानो, x मानो, a b c, Yes, sir. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना। सर फोर्थ वाला सेम जैसा थर्ड क्वेश्चन है। सर इसका आंसर 14 आएगा। अच्छा 14 आएगा, 14 इंटू 6 14 आएगा इसका आंसर। 12 इंटू 12 देगा आपको 144, 14 इंटू 6 गलत सर है, हमारा आंसर तो 24 आ रहा है। 24 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, चेक करना एक बार। यस सर 24 आएगा, मैंने लिखा सही है। ठीक है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब लास्ट नंबर निकालना है। तो 21, 27, 14, y कर लोगे? कर लिया होगा यस सर। सभी ने यस सर। जल्दी बोलो। अच्छा 6th क्वेश्चन में बोला है कि मीन प्रोपोर्शन पे से 4 पार्ट और दे रखे हैं, सभी में बीच वाले नंबर निकालने हैं। 7th क्वेश्चन देख लो एक बार, 7th और 8th क्वेश्चन देख लो, ये काम के क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन किससे हो गया सर? हमसे। सही है फिर तो, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या रहेगी, टीम वोन 154 गेम्स एंड लॉस्ट 5 गेम्स, तो टोटल गेम्स कितने हो जाएंगे? ए पार्ट कहाँ से आएगा? 4:9। तो टोटल गेम्स हो जाएंगे, बोलो कितने? 5 जीते हैं और 4 हार गए। यस सर। टोटल तो 9 हो गया। गलत बोल रहे हो। और रेशियो निकालना है हमें 4:9 ए वाले का आंसर है। यस सर। ऑब्वियसली उसने बोला है कि द गेम्स वोन टू द गेम्स प्लेड। टोटल गेम कितने खेले? 9, और जीते कितने हमने? 4। कुछ भी नहीं कट रहा, और यहाँ 5/9। यस सर 5/4। क्यों? यस सर। अच्छा गेम्स लॉस्ट टू द गेम्स वोन। हाँ तो ठीक है, नीचे उसने बोला है कि जीते हुए गेम्स का लिखो, तो लो लिख दो। सर इन्हें रेशियो में लिखने की जरूरत नहीं है क्या? ये एक्चुअली फायदा होता है होमवर्क रेशियो में लिखने की। एक ही बात है, 4:9 लिखो या 4/9 लिखो। कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था कि रेशियो इक्वल टू फ्रैक्शन। यस सर। और जो पहली टर्म होती है वो न्यूमरेटर होती है। सर 8th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर आंसर बताए? हाँ सर फर्स्ट एंगल की तो होगी 72 डिग्री, सेकंड की होगी 72 डिग्री और थर्ड की होगी 36 डिग्री। 77 सही है। 8th क्वेश्चन, if the angles of a triangle are in the ratio 4:4:2, find the value of each angle.
रेशियो तो लिखेंगे 4:4:2। मान लो कि ये एंगल है A, ये एंगल है B और ये एंगल है C। तो A:B:C का रेशियो दे रखा है आपको 4:4:2। यस सर। इसे हम कट करके 2:2:1 लिख सकते हैं क्या? यस सर। सभी को भाई जो कॉमन होता है, मान लो किसी Yes, 4:4 होता तो इसे हम कन्वर्ट करके लिखते हैं ना 4:4/4 1/1, मतलब कि कॉमन फैक्टर से यहाँ जैसे कि फ्रैक्शन में कटिंग होती है वैसे यहाँ भी कटिंग पॉसिबल है। यहाँ से यहाँ हम पहुंचे, किसे समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के अंदर? 180 डिग्री। ये पता आप लोगों को? ठीक है। ये रेशियो है एक्चुअल में, टोटल डिग्री में थोड़ी ना दे रखा है वैल्यू। तो मान लो कि 2x मान लो उसको, या 2y मान लो, जो Yes, a का sir. है मान लो कि, या फिर ऐसे मान लो कि लेट एंगल C बी y डिग्री। तो y डिग्री है तो उसका रेशियो सबके कंपैरेटिवली अगर c को अगर y मानते हैं हम, तो b कितना हो जाएगा? b 2 टाइम्स है ना c का, तो 2y हो जाएगा। और a भी 2 टाइम्स है c का, तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आप लोग समझे इस बात को? यस सर। समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू, अगर इसे सॉल्व करेंगे आप तो 36 आने वाला है। तो a तो डबल है y का, तो ये 72 हो जाएगा। b भी डबल है 72 और c 36। क्रॉस चेकिंग के लिए क्या करोगे? क्रॉस चेकिंग के लिए तीनों को ऐड करो, 180 मिल रहा है हमें, तो सही है दैट मींस। ठीक है, और वो भी सही है 180 डिग्री। और साथ ही साथ A:B:C का रेशियो भी चेक कर लेना, तो वो 2:2:1 सर इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि लाइक पहले 4 + 4 + 2 = 10। एंड सर जो फर्स्ट वाला एंगल है तो उसको निकालने के लिए 4/10 × 180। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो मेथड भी सही है। यस सर। वो मेथड भी सही है। 8.2। 8.2 डेफिनेटली। यूनिटरी मेथड आप लोगों को समझ में आ गया? डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। यस सर। ठीक है, तो एग्जांपल 9 आप लोगों ने ट्राई किया कल? एग्जांपल 9 नहीं किया? एग्जांपल 9 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो बुक में अगर चाहो तो। 9 इंपॉर्टेंट भी है, सर मैं करवा रहा हूँ। इसको हमने मतलब बुक में से ही समझ लिया था, लिखा नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं एक बार। यूनिटरी मेथड में 2 केस होंगे हमारे पास, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। समझ लेना अच्छे से। यहाँ पे अगर एक एंटिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही होगी तो डायरेक्ट रिलेशन में या डायरेक्ट वेरिएशन में दूसरी एंटिटी की भी वैल्यू बढ़ रही होगी। मतलब कि जो एक एंटिटी के साथ में होगा इंक्रीमेंट तो वहाँ भी इंक्रीमेंट, यहाँ डिक्रीमेंट तो वहाँ भी डिक्रीमेंट वैल्यू में, ये चलने वाला है। और यहाँ पे क्या होगा? अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरों की कम हो रही होगी, और अगर इसे कम कर दो तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना? लाइकवाइज कि ये दोस्त है, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, और ये एक दूसरे को मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब कैसे पता करेंगे हम? ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हम खुद जज करेंगे, खुद ऑब्जर्वेशन लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि एक एंटिटी की वैल्यू के साथ में क्या दूसरे सामने वाली एंटिटी की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो अगर ज़्यादा हो रही होगी ज़्यादा के साथ में तो वो डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, अदरवाइज इन्वर्स का होने वाला है। तो एग्जाम्पल 9 इन्वर्स का है, लेकिन कैसे है? हाँ, साथ ही कैलकुलेशन में देख लो एक बार। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे इस एक एंटिटी को तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं। यहाँ अगर डिवाइड करेंगे, इसे कम करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। यहाँ उल्टा होगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 कह रहा है कि अ कुकिंग गैस सिलेंडर लास्ट फॉर 30 डेज इन अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। मतलब कि अगर 4 मेंबर हैं तो गैस सिलेंडर 30 चल रहा है। मैं वो लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ कि 30 डेज। यहाँ पे लिखेंगे कि 4 मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। सो इसका 4 मेंबर्स, मैंने मतलब कि वर्ड्स नहीं लिखे, 4 मेंबर्स करस्पॉन्डिंग टू 30 डेज।
तो चार इसमें one अगर चार मेंबर अगर यूज करते हैं तो 30। हाँ बोलो। 1 member एरो हो जाएगा 30 4 into 30। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। यस सर। भाई मान लो कि घर में डिवाइड करके एक इसको गैस मल्टीप्लाई सिलेंडर करेंगे। अगर है और एक ही जना काम ले रहा है तो ज़्यादा दिन तक Yes. चलेगा। और अगर Yes. जितने जने मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे सिलेंडर को यूज़ करने वाले डेली बेसिस पे, तो भाई दिन कम हो जाएंगे ना सिलेंडर के, क्योंकि Yes, फ्यूल तो sir. उतना ही है हमारे पास। तो ये 4 मेंबर्स के लिए 30 अगर चल रहा है तो एक मेंबर के लिए ये इनवर्स का एक बार एग्जाम्पल है, तो यहाँ 4 से डिवाइड किया तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. चलो लिख ही देता हूँ, ये डेज और ये डेज और ये मेंबर्स चल रहे हैं हमारे। और सर इसमें ये लिखा है 6 जन और आ गए उनके नंबर। क्या? हाँ बिल्कुल, 6 और मेंबर्स add ने हो और ज्वाइन कर लिया है। तो अब 6 मेंबर ने उन 4 को ज्वाइन किया है, तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 10। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो Yes, वहां sir. करेंगे डिवाइड। 10 into और ये हो गया। और 12 डेज हमारा आंसर है। Yes, किसे sir. समझ में नहीं आया? सर आ गया। आ गया। तो देखो एक्सरसाइज 8.2। सर फर्स्ट का आंसर 10 days। चलो तुम पहले ये बताओ कि जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है मीटिंग में, सब लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्या एक्सरसाइज 8.2 को? जल्दी बोलो। सर हमने नहीं किया। नहीं किया? नो सर। नो सर, नो सर। नो सर। फिर अब कैसे समझ में आएगा? तुम्हें कैसे पता कि वो क्वेश्चन तुमसे होता है या नहीं होता अगर तुमने अपना अटेम्प्ट ही नहीं दिया उसको? तो पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग। एट पॉइंट टू का पहला क्वेश्चन देखो। इसका 10 days। 15 men can complete the construction of a wall in 12 days। मतलब अगर 15 आदमी अगर अवेलेबल है, ये वो सेम एग्जांपल जो कल किया था, तो 12 दिन में काम खत्म हो रहा है, 12 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन 18 men complete the same work? अब एक बात बताओ, काम तो सेम है, तो जितने ज्यादा लोग लगेंगे उतने दिन कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे? यस सर। कम। सर कम लगेंगे। तो ये एग्जांपल डायरेक्ट है या इनवर्स का है? इनवर्स। इनवर्स वेरिएशन। सबने ऑब्जर्व किया इसे? ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। ब्रैकेट बना के लिख देना डायरेक्ट है फिर इनवर्स। क्यों? क्योंकि आज भी ज्यादा लगाओगे काम करने के लिए, दिन सेम लगेंगे, दिन कम हो जाएंगे काम करने के लिए। यस सर। तो एक अगर आदमी काम करेगा तो कितना हो जाएगा भाई? अगर इस तरफ डिवाइड किया 15 से तो वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डेज लगाएगा एक आदमी। यस सर। और बोल रहा है कि अगर 18 जने हम आपको दे देंगे तो क्या जल्दी काम कर दोगे? हाँ कर देंगे, 18 दिन में काम कर देंगे। नहीं 18 नहीं, 10 दिन में काम कर देंगे। यस सर। ऐसे कैसे? 1 into 18 किया तब जाकर के 18 बना यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो वहाँ डिवाइड करेंगे 18 से। यस सर। अरे भाई होमवर्क नहीं कर पा रहे हो? यहाँ क्लास में समझ तो पा रहे हो ना? यस सर। सेकंड क्वेश्चन। सर इसका 6 आंसर men। आएगा हाँ, 75। ठीक है। 6 men eat 30 slices of bread in a day. How many slices of bread are needed for 15 men in a day? एक दिन की बात कर रहा है। एक Yes, दिन में sir. अगर एक ही बंदा नहीं 6 बंदे अगर 30 स्लाइस ब्रेड के हाँ बिल्कुल 30 स्लाइस ब्रेड के काम में लेते हैं, तो अगर मेंबर्स बढ़ाओगे खाने के लिए तो खाना ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा या ये direct का है। कम कंज्यूम होगा? ज़्यादा कंज्यूम होगा इनफैक्ट। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है। यस सर। तो क्वेश्चन पढ़ के इतनी प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस की कि आप लोग पढ़ करके समझ पाओ कि ज़्यादा डायरेक्ट हो रहा है या इनवर्स हो रहा है। इसको हम प्रोपोर्शन बना के भी कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को? कर सकते हो, लेकिन प्रोपोर्शन से बहुत सी बार आप लोग को पता नहीं चलेगा कि पहली टर्म में क्या आएगा, दूसरी टर्म में क्या आएगा। इसलिए एरो वाले मेथड से अगर कर सको तो ये वाला करो, लेकिन अगर प्रोपोर्शन से कर पा रहे हो, आंसर सही ला पा रहे हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। 6 मैन को 30 स्लाइसेस चाहिए, तो ये डायरेक्ट अगर वेरिएशन है तो एक आदमी को कितना चाहिए? ये 5। तो यूनिटरी मेथड का मतलब यही होता है कि हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और फिर वहां से हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वो कितना है 15 है, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो वहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। 75। थर्ड क्वेश्चन।
सर थर्ड क्वेश्चन का आएगा 150 kg। ये डायरेक्ट का है। बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो कितनी बढ़ेगा? सही है। क्या बोला तुमने? ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस बढ़ेंगे तो वेट बढ़ेगा, यही ना? वेट भी बढ़ेगा। हाँ तो सही बात है। 150 kg आएगा। डायरेक्ट का है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस, 50 ऑरेंजेस का वेट कितना है? 7.5 kg। तो 1 ऑरेंज का वेट हो जाएगा अच्छा डायरेक्ट का एग्जांपल है ये तो लिख लेना। यस सर। तो एक ऑरेंज का वेट होने वाला है, बोलो कितना? इसको उड़ाओगे तो ये 0। यस सर। 75/500। तो ऐसा करो 75 इंटू 1000 भी कर दो। क्यों? क्योंकि ग्राम्स आ जाएंगे फिर। सर ने भी ऐसे करके किया था। तो अगर नहीं भी कन्वर्ट करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर सेम आएगा। अगर सही कैलकुलेशन से जा रहे हो तो कटेगा तो ये 1 और 2 बन जाएगा। तो ये 150 मतलब 150 ग्राम का एक संतरा है, ठीक है? यस। ठीक है, तो ऐसे ही 1000 का निकालना है तो 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करने की जगह 1000 ग्राम को लिख दिया मैंने 150 किलोग्राम, तो 150 किलोग्राम। ठीक है ना? फोर्थ क्वेश्चन आ गया स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। तो ये इनवर्स वेरिएशन का होगा। सर फोर्थ क्वेश्चन में आएगा 6 डेज। फोर्थ क्वेश्चन में आएगा 4 आवर्स आंसर आएगा। सर 6 डेज से आएगा ना? 6 डेज, डेज में तो कुछ आंसर पूछा ही नहीं उसने। ये हुआ? सर इसमें दे रखा है इन हाउ मेनी डेज। हाउ मच टाइम? ओहो, कहाँ कौन से क्वेश्चन में पहुंच गए तुम? फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है भाई कि इन हाउ मच टाइम बोला उसने, डेज तो बोला ही नहीं है। मतलब कि 5 घंटे लगते हैं उसको क्या कवर करने में? वो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसे, अगर 60 किलोमीटर पर आवर है 5 घंटे लगते हैं, अगर 60 स्पीड है तो। सर मैं गलती से 10 वाला क्वेश्चन का बता दिया, 4 आवर्स ही आएगा। अगर 60 किलोमीटर स्पीड है तो ये टाइम लेगा हमारा कितना? 5 आवर्स। और ये डायरेक्ट का नहीं, ये डायरेक्ट नहीं, ये इनवर्स का एग्जांपल है। यस सर। तो 1 अगर यहाँ 1 आवर बनाना है हमें तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि अगर 1 घंटे में कवर करना है हमें तो 300 की स्पीड में भागना पड़ेगा। और अगर कर दी गड़बड़, अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हमें भागना है तो हमें 5 बाय यहाँ डिवाइड किया है तो वहाँ मल्टीप्लाई, तो 300 घंटे लगेंगे हमें। यस सर। और अगर हमें 75 की स्पीड से अगर भागना है तो ये 4 आवर आएगा। ये क्वेश्चन किसे समझ में नहीं आया? सर आ गया। सबको आ गया? सर आ गया। ठीक है फिर फिफ्थ क्वेश्चन। सर फिफ्थ क्वेश्चन का आएगा 30,000 रुपीज। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन तो कर लोगे ना, ये तो आसान क्वेश्चन है। यस सर। डायरेक्ट का है। ये डायरेक्ट वेरिएशन है डेफिनेटली। तो जितने ज़्यादा पंप होंगे ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्यों? किसी और ने अटेम्प्ट किया? ये इनवर्स का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि वाटर टैंक तो सेम ही है ना, तो अगर नंबर ऑफ यस सर पंप यूज करेंगे हम, नंबर ऑफ पंप ज़्यादा यूज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और पंप अगर एक ही यूज करोगे, 2 यूज करोगे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो ये इनवर्स का क्वेश्चन हो गया है। सर फिफ्थ की बात करें डायरेक्ट का, ये तो इनवर्स का है। अच्छा ओके फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ तो ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन 75,000 इक्वली फॉर
हाँ ठीक है, वो डायरेक्ट होगा डेफिनेटली। सर इसमें तो 10 ओवर ऐसा आएगा। 8th क्वेश्चन है, द टोटल वेट ऑफ 50 चेयर्स इज 400 किलोग्राम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 चेयर्स। ये डायरेक्ट वेरिएशन है, यस डायरेक्ट सर, वेरिएशन है इसका ना। आंसर आएगा नंबर ऑफ चेयर 96 अगर ज़्यादा kg। परचेज करोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा भाई, यहाँ पे तो इन्वर्स का क्वेश्चन ही नहीं उठता। सर 7 वाला इन्वर्स का है। 7th इन्वर्स का है डेफिनेटली, 7th इन्वर्स का है। हाउ मेनी कैडेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप सो दैट। यस सर, फिर इसका 200 कैडेट आ रहा है। सही है। नाइन का 28। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 इसका आंसर आएगा 6 days। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल विल टेक 10 days टू डिग अ वेल, सुनील विल टेक 15 days टू dig द सेम वेल, इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डिग द वेल इफ दे वर्क टुगेदर। बताओ। सर मैन अपॉन डेज का देंगे तो 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा। फिर चार से हम लेंगे तो 30 आएगा, फिर 3 + 2/30 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5/30। तो इसका 1/6 डेज आएगा, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 डेज आंसर आ जाएगा। सही है। तो लेकिन जिन्होंने होमवर्क किया ही नहीं वो कैसे पता करेंगे कि उनका उनसे होता है नहीं होता, इसलिए होमवर्क करना ज़रूरी है, लेकिन तुम लोग समझते नहीं है बात को। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन देखो एक बार, ये आखिरी क्वेश्चन आज का। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि दो बंदे हैं यहाँ पे, अनिल और सुनील करके, तो उनमें से तो अनिल भाई साहब है वो टाइम लेते हैं, अनिल टेक्स 10 days टू वर्क, तो अनिल टेक्स 10 days, काम कितना माने 1 वर्क, एक ही काम को करने के लिए। तो अनिल टेक्स 1 day टू कंप्लीट व्हाट 1/10 वर्क। ठीक है ना, इस 10 को वहां पहुंचा दिया। और सिमिलरली अगर सुनील की बात करें तो सुनील टेक्स, अगर 15 दिन लगता है उसे एक काम को करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा टू कंप्लीट 1/15 वर्क। तो अगर दोनों साथ में काम करेंगे, नाउ अनिल प्लस सुनील या अनिल एंड सुनील टुगेदर टेक्स 1 day टू कंप्लीट, अनिल उसका काम करेगा 1/10 और 1/10 पोर्शन, और वो 1/15 करेगा। तो सेम अगर नीचे लिखोगे मार्क करके तो ये हो जाएगा 2/30, और इसे वापस से अगर लिखोगे तो इस बार हो जाएगा 2/30 नहीं 6/30 5/30 एक्चुअली, सही है। 3 + 2, तो ये हो जाएगा 1/6। यहाँ तक डाउट किसी को भी? नो सर। नहीं। तो ये एक दिन की बात हो रही है, अगर हमें काम को टोटल वर्क तो हमारा 1 वर्क है ना, अगर 1/6 वर्क हो रहा है इतने दिनों में, कितने दिनों में, एक दिन में, तो इन दोनों को मिल करके अगर 1/6 को कंप्लीट करना है 1 वर्क में, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 days लगेंगे किसको 1 वर्क को कंप्लीट करने में। कौन? अनिल प्लस सुनील बोथ। कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए आप लोग फ्री हैं। और होमवर्क आपका अगर 8.2 आप लोगों को समझ में नहीं आई थी तो वो एक बार अटेम्प्ट कर लेना फिर से, ठीक है ना। ये यूनिटरी मेथड इतनी आसानी समझ में आता नहीं है, आ जाएगा तो फिर तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, हार्ड से हार्ड भी, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेना। और डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, ये कंसेप्ट दे रखा है बुक से, ये पढ़ लेना, लेकिन जाना हमें इस एरो मेथड से ही हमेशा, ठीक है। ओके और सर। अगर आप लोग रेशियो मेथड से जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आप लोगों को कन्फर्मेशन होगी वो सही आंसर देगा आपको, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम्पल, बुक के एग्जाम्पल्स बहुत सारे मैंने करवा दिए थे,
तो एक बार एग्जांपल्स अटेम्प्ट कर लेना आज के लिए, ठीक है। कल हम फिर अच्छा नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ इसके नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर कल से स्कूल में तो आप परसेंटेज ही पढ़ाओगे ना? हाँ, ऑफलाइन में ऑफलाइन वाली सीरीज सीक्वेंस चलेगी, ऑनलाइन में ऑनलाइन वाली सीक्वेंस चलेगी। ओके सर। सर जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते वो ऑनलाइन में नहीं पढ़ाते क्या? नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन में इनफेक्ट आगे निकल गए हम, यूनिटरी मेथड भी क्लास ऑफलाइन में नहीं हुआ है, यहाँ हो गया है। तो कल पहले यूनिटरी मेथड चलेगा क्लास में। यस सर। बाय सर। ठीक है। बाय सर। Bye, sir. Have a nice day, sir.